नमस्कार, द लीगल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज कुमार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे पूर्व प्रधान न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जस्टिस रंजन गोगोई। उन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया कि जो उनके असल में जब वो राज्यसभा के मेंबर बनाए गए, मनोनीत किए गए, तो उनके इस नियुक्ति को लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए थे। उस पर उनसे जब सवाल पूछा गया एक सेमिनार में, तो उन्होंने ये कहा कि एक्टिविस्ट जजेस और जो जजेस रिटायरमेंट के बाद आर्बिट्रेशन का मामला कहते हैं, उनके ऊपर सवाल नहीं उठते हैं, जबकि सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए। तो इस मुद्दे पे काफी चर्चा हो रही है और इसी मुद्दे पे आज हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रवीन सिंह जी। रवीन सिंह जी, आपका स्वागत है द लीगल प्लेटफॉर्म में। धन्यवाद। मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि जस्टिस रंजन गोगोई ने जो ये कहा कि एक्टिविस्ट जजेस और जो जजेस आर्बिट्रेशन के मामले कहते हैं उनके ऊपर सवाल नहीं उठाया जाता, सवाल बाकियों के ऊपर उठाया जाता है, ये गलत है, जबकि सवाल उनसे भी पूछा जाना चाहिए। आपकी इस राय में क्या राय है? नीरज जी, बहुत सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि एक्टिविस्ट जजेस का कहीं कोई प्रोसीजर नहीं, न कोई नाम है। जजेस जुडिशियल ऑर्डर पास करते हैं। कभी कभी लोगों को लगता है कि ऐसे ऑर्डर हो गए हैं जो उनकी न्याय क्षेत्र से अधिक है, लेकिन जनहित में जब कोई ऑर्डर पास होते हैं तो उनको एक्टिविस्ट जजेस के रूप में आपको ट्रीट करते हैं, लेकिन दे आर पासिंग द जुडिशियल ऑर्डर। वो कोई उनका अपॉइंटमेंट नहीं होता कहीं से, या उन्हें कोई कहीं से पद नहीं दिया जाता, उन्हें कहीं से कोई लालच नहीं दिया जाता, या उनका कहीं एडजस्टमेंट नहीं है। बाकी और जो अपॉइंटमेंट है आफ्टर रिटायरमेंट, चाहे वो आयोग में हो, ट्रिब्यूनल में हो, या कहीं पर भी हो, वो सब लीगल फॉर्म में है। लॉ परमिट से, अगर लॉ परमिट करता है कि किसी आयोग का चेयरमैन पूर्व न्यायाधीश होगा तो पूर्व न्यायाधीश ही होगा। अगर लॉ कहता है कि किसी आयोग का चेयरमैन पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा। ऐसा नहीं है कि वो विदाउट लॉ परमिशन। लेकिन अगर कहीं ऐसा अपॉइंटमेंट होता है जिसे लॉ परमिट नहीं करता है, दैट कैन बी सेड टू बी लीगल, ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, उस पर क्वेश्चन मार्क लगता है। जितने पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होते हैं उन पे हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है, क्योंकि देश की जनता न्यायपालिका पे अगर विश्वास करती है तो इसलिए करती है कि वो निष्पक्ष है, इसलिए करती है कि वो ईमानदार है, इसलिए करती है कि उसने जो भी आदेश पारित किया है वो विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी प्रेजुडिस, विदाउट एनी कंसिडरेशन किया है। आदेश चाहे गलत हो चाहे सही हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे आदेश पारित हो जाते हैं जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था नेचुरल फॉर्म में, लेकिन पब्लिक उसको भी स्वीकार करती है क्योंकि उसकी आस्था है न्यायपालिका पर। और किसी न्यायाधीश का, खासतौर से पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग न्यायपालिका का गार्जियन कहते हैं, अगर उसका अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल होगा, राज्यसभा अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, तो इस पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, उनकी निष्पक्षता पर निश्चित प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। आम आदमी कहता फिर रहा ये क्या हो गया, आप सीजीआई थे, एक विंग के हेड थे, और आप राज्यसभा में चले गए, फॉर व्हाट भाई? आपने अपने स्टेटस भी नहीं देखा। अगर आपको राजनीति करनी थी तो लोकसभा का चुनाव लड़ते, जनता आपको वोट देती, आप एमपी चुन के जाते, तब आप कह सकते हो कि मैं पब्लिक काम करना चाहता हूँ। इसमें एक सवाल ये भी उठ रहा है कि उनको मनोनीत किया गया है, जबकि इससे पहले भी कुछ जजेस जो सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो लोग राज्यसभा में आए, लेकिन वो लोग थ्रू इलेक्शन आए। हाँ, किसी पार्टी के थ्रू आए, लेकिन इलेक्शन हुआ उनके लिए। यहाँ पे इनको मनोनीत किया गया, तो वो एक सवाल कहीं ना कहीं उठ रहा कि भाई गवर्नमेंट ने मनोनीत किया है
और दूसरी तरफ जो पुराने जो लोग थे वो लोग तब इलेक्ट हुए थे जिस पार्टी ने उनको राज्यसभा में भेजा, वो पार्टी उस समय ऑपोजिशन में थी। तो ये एक सवाल उठ रहा है यहाँ पे। एक प्रश्न ये भी है, हालांकि वो भी गलत है, आप राज्यसभा में भेज दें किसी पार्टी विशेष से विधायकों से चुन करके, हालांकि चुना हुआ है, वो भी अच्छी बात नहीं है, उसको भी हम अप्रिशिएट नहीं कर सकते। लेकिन ये तो सीधी गिफ्ट है, एक नॉमिनेशन इज गिफ्ट, कि आपको गवर्नमेंट ने ये आपको गिफ्ट दे दिया, तो क्वेश्चन मार्क तो होगा, व्हाई नॉट। तो आपको ये लगता है कि जो अभी जस्टिस रंजन गोगोई ने जो बयान दिया कि एक्टिविस्ट जजेस और क्या कहते हैं जो आर्बिट्रेशन करते हैं जजेस, वो क्या आपको क्या लगता है कि वो बयान किस वजह से दिया गया, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? जब आदमी कोई गलती कर बैठता है, उस गलती को जस्टिफाई करने के लिए तमाम तरह के उदाहरण देता है, तमाम तरह की बातें करता है, इसको हम कह सकते हैं इट इज माउथ सेविंग। ये वो खुद रियलाइज कर रहे होंगे कि आई हैव कमिटेड ए मिस्टेक, उनकी अंतरात्मा कहती हो कि हमको ये नहीं करना चाहिए, हम कर बैठे। शायद ये अपॉइंटमेंट अगर माननीय रंजन गोगोई साहब का न होता, किसी और व्यक्ति का होता, तो रंजन गोगोई साहब पहले व्यक्ति होते जो इसको कंडेम करते। उनकी अंतरात्मा को माफ, तो उस इसको इस गलती तरीके से जी कर रहे जी 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 आप कुछ कह रहे थे, जी बताइए। हम ये कह रहे हैं कि अगर यही अपॉइंटमेंट किसी और व्यक्ति का होता, रंजन गोगोई साहब का न होता, तो मैं समझता हूं रंजन गोगोई साहब पहले व्यक्ति होते जो इसको कंडेम करते। और मैं एक प्रश्न, मैं एक आप एक चीज और देखी जाए कि जब 4 जजेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें जस्टिस गोगोई खुद भी शामिल थे, जब तक उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसको एक मतलब इंडियन जुडिशरी में एक वो ऐतिहासिक कह लीजिए या उस तरीके का मामला कोई आया नहीं था। उस समय भी जस्टिस गोगोई ने ये कहा था कि हम अपने कॉन्शियंस को बचाने के लिए आए हैं, ताकि प्रेस के सामने आए, ताकि बाद में आने वाली पीढ़ियां हमें क्या कहते हैं दोष न दें, आने वाली पीढ़ी। तो अब उस स्थिति को और जो आज की स्थिति, उसमें आप किस तरीके का विरोधाभास देखते हैं? जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, माननीय रंजन गोगोई साहब की अंतरात्मा तो अंतरात्मा है, साफ है, अंतरात्मा को प्रेजुडिस नहीं होती। अगर उनकी अंतरात्मा ने आवाज उठाई फॉर्मर सीबीआई और वो जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर्मर सीबीआई जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ थी। जी जी, क्योंकि कहीं न कहीं उनको लगता था कि वो गलती कर रहे हैं जी। और अब रंजन गोगोई साहब खुद गलती कर बैठे, तो उनकी अंतरात्मा उनको माफ नहीं कर रही है, उनकी अंतरात्मा कसोट रही है, उनकी अंतरात्मा कह रही है कि आपने गलती की है। लेकिन अब दीपक मिश्रा साहब जिस गलती को कर बैठे हैं, उसको जस्टिफाई करने के लिए तमाम उदाहरण दे रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि वो क्या नाम है, पार्लियामेंट में हमारा बड़ा सदुपयोग होगा, हम बहुत अच्छी बातें कहेंगे, हमसे इंग्लिश होगी जी। लेकिन आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, एक मेंबर राज्यसभा की क्या कीमत है, एक मेंबर लोकसभा की क्या कीमत है, एक व्यक्ति क्या कर सकता वहां, उसकी बहुत लिमिटेड सीमाएं हैं। मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि माननीय गोगोई साहब एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा कोई परिवर्तन लाएंगे विधायिका में या हमारे एमपीज की सोच में, या जो गवर्नमेंट इन पावर, जो पार्टी इन पावर है उसकी सोच में, या अपोजिशन को कोई और नई रास्ता दिखाने की, मैं नहीं समझता कोई चीज कोई चेंज कर पाएंगे। ये अपनी गलती को जस्टिफाई करने के लिए कि हमने जो किया है वो गलत नहीं किया है, एक फॉर्मर सीबीआई एक राज्यसभा मेंबर हो जाए, नॉमिनेट हो जाए, पब्लिक हंस रही है,
नीरज जी हंस रहा है, कहता ये क्या किया, ये क्या किया, क्योंकि लोगों को विश्वास है, जो न्यायपालिका पर विश्वास और आस्था है वो डगमगा गई है। क्या क्या आपका ये, आप इस बारे में कुछ बताएंगे कि क्या अगर जजेस, सीजेआई, इवन सीजेआई भी हो या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो या फॉर दैट मैटर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, क्या इनको संसद में बनना चाहिए, संसद सदस्य बनना चाहिए? और अगर ये लोग कुछ ऐसा गवर्नमेंट की जो पोस्ट है जो जुडिशियल नेचर वाली है उनको छोड़ के, जो आयोगों के अध्यक्ष जहां पे जुडिशियल ऑफिसर होना जरूरी है उनको छोड़ के अगर लेना चाहिए, अगर ऐसे पद लेते हैं तो क्या कोई कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए कि भाई आप रिटायर होने के 3 साल बाद तक या 5 साल बाद तक ऐसे पद नहीं ले सकते, जैसा कि सरकारी कर्मचारियों के मामले में है? क्या ऐसा कोई कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए? जैसे एक सुझाव आया था कि कम से कम 2 साल का गैप हो, उसके बाद कंसीडर किया जाए। जी, ये भी सजेशन जी, इट वाज ए सजेशन। तो जब आप नॉन जुडिशियल पद जिसपे आप लॉ परमिट नहीं करता है, जो टोटल गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन है या अपोजिशन का डिस्क्रिशन है, वहां आप जाते हैं तो आपको ये देखना भी चाहिए कि आखिर आप किस पद पर थे और आप कहां जा रहे हैं। वो घोस्ट मतलब ये नहीं होगा कि आपकी वैल्यू समाप्त हो गई। जी। ए फॉर्मर जज, ए फॉर्मर सीजीआई, उसकी कीमत हमेशा रहेगी, वो हमेशा उसके ऊपर सम्मान लोगों को रहता है। रिटायर्ड जजेस जाते उनको जिसे मतलब स्टेटस की बात कहते हैं कि फॉर्मर सीजीआई का स्टेटस बहुत सारे मामलों में ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल में वो वैसे भी वो नंबर 3 पे प्रोटोकॉल में, उसमें नंबर 3 या नंबर 4 पे आते हैं, तो उस हैसियत के हिसाब से ही उनको देखना चाहिए या समझना। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? देखना चाहिए। अब उन पर जब राज्यसभा बहस करेंगे, उन पर तमाम राज्यसभा के सदस्य ऐसे होंगे उनकी हर बात को काटेंगे, उनको बोलेंगे। वहां पर भाषा का प्रयोग होता है, अगर भाषा प्रयोग की जाएगी रंजन गोगोई साहब पर जो उन्होंने पहले सुनी नहीं, उस दिन वो सोचेंगे कि हमने गलती की है, हमको ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जी, जी। अच्छा जस्टिस सिंह, क्या आपको ये लगता है कि जो ये जस्टिस गोगोई वाला मामला हुआ या इससे पहले जस्टिस सत्यशिवम भी थे जो केरल के राज्यपाल बनाए गए थे, वो ये 2 मामले ऐसे हैं जहां पे क्या कहते हैं ये माना गया कि सरकार का बर्दस्त रहा या सरकार का सपोर्ट किया गया, उसकी वजह से सरकार की तरफ से इनाम दिया गया? क्या आप ये मानते हैं कि ऐसी उससे न्यायपालिका की छवि पर भी धब्बा लगता है, कुछ असर पड़ता है? जो पब्लिक ओपिनियन है इन दोनों अपॉइंटमेंट पर, पब्लिक ओपिनियन बहुत खराब है। पब्लिक इन दोनों अपॉइंटमेंट को कंडेम कर रही है। अब आप ऐसे देखिए, ऑनरेबल जस्टिस अशोक भूषण जी, नाउ ये सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ही वाज द चीफ जस्टिस ऑफ केरल जी, उन्होंने उनको ओथ दिलाई गवर्नर की। जी, 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 नहीं कह रहे जी, ऐसा क्या आपको मिल गया जी, और आपको आधी सैलरी तो वैसे भी मिल रही थी। जी, अगर देखा जाए तो हम लोगों को आधी सैलरी तो वैसे भी मिल रही, जी, आपको सब मिल रही है फॉर्मर सीजीआई की, तो आपने फॉर व्हाट दिस ऑफिस हैज बीन एक्सेप्टेड। पब्लिक में इस चीज की निंदा होती है और आम आदमी इसको डिस्कस करता है। आप तो सौभाग्य चैनल पे हम लोगों डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये चाय की दुकान पर, खोंचे की दुकान पर, जहां लोग बैठे हुए हैं अखबार पढ़ रहे, वहां ये सब कह रहे हैं। जिस वक्त ये अपॉइंटमेंट हुए उसमें इतनी इनकी निंदा हुई आम आदमी ने की जो बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसने भी कहा अरे ये क्या, मीनिंग इसको पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करती है। आपने एक्सेप्ट किया, हमारी समझ से दे हैव कमिटेड द मिस्टेक। तो ये थे जस्टिस रवींद्र सिंह जिन्होंने बताया कि जो जस्टिस रंजन गोगोई ने जो बयान दिया या जो उसमें कहीं ना कहीं वो उनका गिल्टी कॉन्शियस जिसे कह लीजिए वो अब सामने आ रहा है, उनको लग रहा है। तो ये
जस्टिस रवीन सिंह, द लीगल प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।